गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भास्कर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैंने कल जो वीडियो अंत किया था वो वीडियो था दो चर वाले रैखिक समीकरण का। उसमें मैंने हल करने के सारे प्रोसेस, विधियाँ, उसकी परिभाषा इत्यादि का वर्णन कर दिया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग उसकी मदद से चैप्टर को हल करेंगे। आज मैं अगले एक्सरसाइज यानी द्विघात समीकरण के बारे में बताऊंगा, उसकी परिभाषा, उसके हल करने की विधियाँ, विवेचक इत्यादि के बारे में जानकारी दूंगा। प्रयास करूंगा आज मैं केवल द्विघात समीकरण की परिभाषा, हल और साथ साथ उसके हल करने की जो तीन विधियाँ हैं उन तीनों विधियों के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण की परिचय हम लोग लेते हैं। द्विघात समीकरण, याद कीजिए पिछले वीडियो में मैंने समीकरण की परिभाषा आप लोगों को बता दिया था। एक या एक से अधिक चरों के बीच एक ऐसा संबंध या समानता का एक ऐसा संबंध जो चर के किसी विशेष मान को संतुष्ट करता हो, तो वैसे पद को हम लोग समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चर रहेगा, एक चर वाला समीकरण रहेगा या दो चर वाला एक समीकरण रह सकता है। तो यह जो द्विघात समीकरण की चर्चा हम लोग करेंगे एक चर में ही करेंगे और उसका घात कितना होगा, दो होगा। यानी कि द्विघात समीकरण वैसा घात जिसमें चर संख्या का अधिकतम पावर जो है दो हो, वैसा समीकरण जिसमें चर संख्याओं का अधिकतम घात दो हो, वैसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। स्पष्ट है, परिभाषा सही स्पष्ट है। वैसे समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, वैसे समीकरण को क्या कहता है, द्विघात समीकरण। एज एग्जांपल चलते हैं, 3x² + 4 बराबर 5। ठीक है, ये देख लीजिए दो चरों में है, जो चर हमारा x है उसका अधिकतम घात कितना है, दो है। ठीक है, इससे बड़ा और कोई घात यहाँ पर है हमको चर का नहीं है, तो ये समीकरण क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 5√x² + 10x बराबर 6, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये द्विघात समीकरण है नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x² का जो यहाँ वर्गमूल आएगा वो एक पद में हो जाएगा, यानी कि 5x हो जाएगा प्लस 10x + 6, 5 और 10 15x प्लस इक्वल 6। ठीक है, अब बताइए एक घात में आ गया, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान रखना चाहिए, आप लोग परिभाषा कंप्लीट हो जाए। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात दो हो उसे दो घात वाले यानी द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, 2x² + 3x + 5 = 0, ये भी होगा। 5x² - 1 = 0, ये भी होगा। ठीक है, x + 2 × x - 3 = 0, ये भी होगा, क्योंकि इसको हम गुना करते हैं तो x का पावर कितना चलाएगा, x में x से गुना करेंगे x² आएगा ना, यानी दो घात इसका हो जाएगा, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण। हाँ, अगर इसको हम इधर ऐसे कर देते हैं x + 1 × x - 1, ध्यान रखिए यहाँ गुना होगा तो x² तो आएगा, तो इधर गुना होगा x² आएगा, इधर पे उसको सॉल्यूशन करेंगे तो x² कट जाएगा, तो फिर द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, है कि नहीं। तो इसमें ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण के लिए कैलकुलेशन करने के बाद, उसको सोल्व करने के बाद चर का जो अधिकतम घात होना चाहिए वो दो होना चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे कि एक द्विघात समीकरण है। क्लियर है, परिभाषा आप लोगों को कंप्लीट हुआ होगा। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब क्या, ऐसा रूप जिस आधार पर सारे द्विघात समीकरण को हम व्यक्त कर सकते हैं, चर के अलग अलग मानों को रख करके हम बहुत से समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, वो हो गया आपको उसका व्यापक रूप। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, यहां पर देखिए x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा ये पद कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पद अगर 0 हो जाता है तो फिर एक घात वाला बच जाएगा, तो फिर उस कंडीशन में द्विघातीय नहीं होगा। तो इसको हम लोग जब व्यापक रूप बताएंगे तो लिखेंगे कि इसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, जहां ए बी सी क्या होंगे, तो ए बी सी कोई वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगा, यहां पर हमारा संख्या है, तथा ए बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ए को 0 कर देते तो एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म मतलब 2 घात खत्म, और 2 घात खत्म का मतलब द्विघात समीकरण खत्म। क्लियर है, तो इसीलिए इसका व्यापक रूप बोलेंगे, जब कोई पूछेगा हमसे तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल 0 होगा, जहां ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है तथा ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है, ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब आते हैं द्विघात समीकरण के पदों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के पदों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। एक होता है जिसमें 2 घात हो सकती है, 2 घात वाला एक रहेगा पद, एक घात वाला पद रहेगा, और एक जिसमें एक भी घात नहीं, यानी कि शून्य घात रहेगा, चर उसमें रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार अधिकतम, हम अधिकतम की बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि हमेशा 3 पद ही रहेगा, अधिकतम की बात हो रही है। इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम पद 3 होंगे। कम से कम की बात करें तो कम से कम 1 पद होगा, क्योंकि ये 2 पद अगर ना भी रहते हैं तो इस स्थिति में द्विघात कहलाएगा, लेकिन ये पद को गैप कभी नहीं करेंगे। ए पद भी गैप रह सकता है, ये भी गैप रह सकता है, ये दोनों गैप रह सकते हैं, लेकिन केवल ए वाला पद नहीं गैप हो सकता है। यानी अधिकतम पदों की संख्या होती है 3, और न्यूनतम यानी कम से कम कितने पद होंगे, तो कम से कम 1 पद होना जरूरी है। क्लियर हो गया, तो द्विघात समीकरण की परिभाषा हम लोग जान गए, उसका व्यापक रूप जान गए, और इसके अधिकतम पदों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर। अब आते हैं इसके आलेख के बारे में, तो बिल्कुल उसी प्रकार से द्विघात बहुपद के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जिसका घात 2 हो, चर का अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है, अर्थात इस प्रकार का। u क्या करते जानते हैं ना, बस u या तो अपोजिट केस में रहेगा, या फिर रह सकता है c की साइड से या d के साइड से, कुछ भी होगा। ठीक है, मतलब हुआ क्या ये कि इसका आलेख कैसा होता है, परवलयाकार। तो बिल्कुल द्विघात का भी वही होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का भी जो आलेख होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अगर एक चर में द्विघात इसका fx बराबर या y बराबर मान करके जब इसको हम व्यक्त करेंगे, 2 यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस पर व्यक्त करेंगे, तो इसका जो ग्राफ प्राप्त होगा हमको, वो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, तो इसका ग्राफ प्राप्त होगा परवलयाकार। ठीक है, द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा, परवलयाकार। क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए द्विघात समीकरण के हल। क्या हल, याद रखिए समीकरण के हल की परिभाषा बताए थे हम, क्या बताए थे, किसी भी समीकरण के हल के लिए उस किसी भी समीकरण का हल चर का वैसा मान होता है जिसको रखने पर समीकरण में समानता का संबंध स्थापित हो जाए, यानी कि दोनों पक्ष LHS RHS बराबर हो जाएं। ठीक है, तो उसी प्रकार द्विघात समीकरण के आलेख के हल के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो द्विघात समीकरण के हल जो होते हैं, चर का वह मान होता है, कौन मान, वह मान जिसको देने पर यानी कि उस समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो वैसे मान को द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं हम लोग, हल कहते हैं। अर्थात चर का एक ऐसा मान या चर का वैसा मान, एक की बात छोड़िए, चर का वैसा मान जिसको दिए गए समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएं या समानता का संबंध स्थापित हो जाए, चर के उस मान को हम लोग द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं,
हल कहते हैं। फिर से परिभाषा पे आते हैं हम बहुपद में। एक घातीय बहुपद के हलों की संख्या एक होती है। द्विघातीय बहुपद के बहुपद में हल नहीं होता, शून्यक होते हैं। एक घातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना? एक। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना? दो। बिल्कुल उसी प्रकार से द्विघात समीकरण के भी हलों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, इस केस को हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। पहले अभी हम लोग और थोड़ा सा परिभाषा के बारे में जान जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे प्रूफ कर दूंगा वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। तो चर्चा कर रहे थे हम लोग द्विघात समीकरण के हल की परिभाषा। क्लियर हो गया? फिर से द्विघात समीकरण का हल चर का वह मान होगा जो दिए गए समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। तो चर के उस मान को दिए गए समीकरण का क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्लियर? देखते हैं एग्जांपल से। एक इक्वेशन की चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर नहीं है, एक दूसरा मार्कर बदल लेता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्कर की परेशानी की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया था। फिर से शुरू करता हूं। तो इसके व्यापक रूप के बारे में हम लोग जान गए, परिभाषा जान गए, हल के बारे में जान गए। अब चलते हैं द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां। तो द्विघात समीकरण के हल करने की जो विधि की चर्चा करते हैं, तो हम लोग तीन विधि पढ़ने 10वीं क्लास में। पहला विधि जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जिसमें आप लोग फैक्टर जानबे करते हैं, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, फैक्टर करने के लिए उसको, जिसको फर्स्ट इंटू लास्ट, पहले पद को अंतिम पद से गुणा करने के लिए, वो नियम तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद दूसरा जिसको बोलते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र, ठीक है। और एक तीसरी विधि की भी चर्चा हम लोगों को 10वीं क्लास में पढ़ना है, जिसमें पहला पद को पूर्ण वर्ग में बदल करके हल करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो चूंकि गुणनखंड के बारे में तो आप लोग 9वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, मैं इस पर केवल एग्जाम्पल आप लोग को जब सोल्व करूंगा, इस पर हर पर एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बता दूंगा। बाकी दो विधियां जो हैं एक दूसरे में समाहित है, ठीक है। एक पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र पूर्ण वर्ग विधि को जब मैं सोल्व करूंगा तो उसी से आपका द्विघाती सूत्र भी मिल जाएगा, और साथ साथ ये भी सिद्ध हो जाएगा कि द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं लोग। इससे पहले जब मैं वीडियो थोड़ा सा रोका था 1 मिनट के लिए, तो उस समय मैं एक एग्जाम्पल देने जा रहा था। मैं एग्जाम्पल देकर के पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, x² - 2x + 1 = 0। अब इसके हल के बारे में चर्चा करते हैं। जब x बराबर यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर - 2 × 1 + 1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 × 2 + 1, 1 का 1 2, 2 में से 2 घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 0 बराबर आ गया, प्राप्त हो गया। यानी x का वैल्यू 1 जो है ये द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा, ठीक है। यानी द्विघात समीकरण का हल यहाँ पर x बराबर 1 होगा। अगर -1 भी यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं तो वैल्यू हमारा वही 1 पुट करने से हमारा वही वैल्यू जा रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं इन विधियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को हल करके दिखाएंगे पूर्ण वर्ग विधि के बारे में, इसमें हल कैसे किया जाता है, ठीक है, इसका नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलते हम लोग चर्चा करेंगे पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। इस विधि पर पूर्ण वर्ग विधि के बारे में देखिए। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि के अंतर्गत आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है, उसके बाद जो है सो आपका टोटल मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे आसान होगा तो मैं बताता हूँ। चलिए द्विघात समीकरण की चर्चा करते हैं, इसके व्यापक रूप को ले लेते हैं। द्विघात समीकरण मान लेते हैं कि हमारा है ax² + bx + c = 0।
इसको हम लोग लाना है क्या चीज, द्विघातीय सूत्र के आधार पर हल करेंगे। ठीक है, पहला काम आपका क्या रहा, उसको ध्यान रखिएगा। जब भी द्विघातीय सूत्र पर आप हल कीजिएगा तो जिसका घात 2 वाला जो यानी कि चर का जो पावर 2 जहां पर है उसके जो गुणांक है उसको देखिए। अगर उसका गुणांक जो है वो एक पूर्ण वर्ग के रूप में हो तब तो ठीक है, अब अगर पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो तो पहला काम आपका बनता है कि उसको पूर्ण वर्ग के रूप में बदलिए। जैसे मान लेते हैं कि उसका गुणांक 2 है, ये तो वर्गमूल नहीं निकलेगा इसका, तो क्या करेंगे, तो या तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे या फिर 2 से भागा कर देंगे, एक भी पूर्ण वर्ग हो जाता है। या मान लेते हैं कि 5 है तो या तो 5 से गुना कर देंगे या फिर 5 से भागा कर देंगे। पूर्ण वर्ग बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, तो वही करना है आपको। जो मेथड आसान बुझाए या तो गुना या भागा उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, प्रत्येक मेथड से आपको निकलेगा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे गुना करते ही आप लोगों को दिखाते हैं। तो सभी पदों में क्या करते हैं, ए से गुना करें, एक्स स्क्वायर के गुना क्या है, ए है। सभी पदों में ए से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक ना। देखिए करते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए वर्गमूल इस तरीके जाएगा, तो इसको यहाँ पर आप क्या, आप पहला काम तो क्लियर हो गया आप लोग का। अब दूसरा काम क्या है, ये दोनों पदों को आप या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आप इसको बदल लीजिए। यानी प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, माइनस रहेगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर आएगा। कैसे बदलते हैं, तो देखिए पहला पद होगा ए एक्स हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पद को हमको, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको 2ab चाहिए, तो पहले आंख को बंद करेंगे बिल्कुल, सबसे पहले लिख देंगे 2। क्लियर, ए 2ab होता है, ए के जगह पे हमारा क्या है, ax है, तो यहाँ पर ax लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे, तो b वाला पद कितना लिखा गया, यहीं पर कंफ्यूजन है। ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए इसको बदल रहे हैं हम लोग 2ab के रूप में, तो 2a वाला पद तो लिखा गया, b के जगह पे कितना रखना चाहिए हमको, तो b के जगह पे हम अगर b/2 रख देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, abx प्राप्त हो जाएगा ना। इसी को ना बदल रहे थे, तो कट पीट तो फिर ही आना चाहिए। तो अपने दिमाग से थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा मान सोचेंगे जिसको रखने से कट पीट होने के बाद ये वाला मान आपको प्राप्त हो जाए। क्लियर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी की जगह हम लोग क्या लिखे, b/2 रखें, तो b/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में तो आ गया। ध्यान कीजिए b/2 इसमें कहीं पर था हमको, नहीं था, तो b/2 अगर हम अपने मन से b/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर प्लस किए हैं तो इसको मेकअप करने के लिए, संतुलित करने के लिए समीकरण को इतना ही मान घटाना भी पड़ेगा, तब तो मेकअप होगा। b/2 का होल स्क्वायर घटा दीजिए। अब क्या बचा, तो ac पहले से था, ac के ac रह गया वैसे ही, इक्वल बराबर में कितना है, 0। अब पढ़िए इसको मनी मने पढ़ते हैं, इसको b पढ़ते हैं, तो होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ax प्लस b/2 के होल स्क्वायर हो गया। इतना दूर यहाँ तक का काम कंप्लीट हम लोग का। अब ये इसको बराबर कुछ पर ले जाते हैं, तो बी स्क्वायर बटा 2 दूनी की कितना 4, ये प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस में, बटा 1 छिपा हुआ है। अब आइए ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर, इसको भिन्न के घटाव कर लेते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac/4, ठीक है। इसको स्क्वायर हटा के क्या बच जाएगा, रूट में आएगा, यानी ax प्लस b/2 बराबर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना रहेगा 2, ठीक है। अगर यह स्पष्ट नहीं हो रहा है तो इसको मैं काट करके यहां पर कर देता हूं, यहां से शायद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए हाँ, तो आते हैं पर हाँ, ax प्लस b/2
बराबर क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac² के रूट बैठा इस पर से बटा नीचे 4 का वर्ग कितना 2। ठीक है, अब देखिए x को यहाँ पर रख देते हैं बराबर b/2n आएगा तो माइनस में हो जाएगा जी। और एक चीज और थोड़ा सा गौर कीजिए, वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस √/b² माइनस 4ac/2 या x बराबर, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना 2 प्राप्त होगा। 2 से 2 भागा यहाँ क्या आएगा -b और प्लस माइनस √/b² माइनस 4ac। ठीक है, किसका वैल्यू प्राप्त हो रहा है हम लोग को, x का वैल्यू यहां से निकल रहा है। ठीक है, और ये a जो गुणांक था ये क्या चीज में चलाएगा बटा में। ठीक है, यानी कि एक बार मान माइनस वाला रखते हैं, एक बार मान प्लस वाला, क्योंकि दो को यहाँ पर चिन्ह है, प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह है यहाँ। ठीक है, तो आएगा x को वैल्यू प्लस वाले वैल्यू को मान लेते हैं अल्फा, तो हो जाएगा -b प्लस √/b² माइनस 4ac/2। ठीक है, और एक बीटा दूसरे वाले मान को बोलते हैं तो होगा -b माइनस √/b² माइनस 4ac/2। ये जो विधि होता है, ये विधि आपको कहलाता है पूर्ण वर्ग विधि। और इसी विधि से आपको प्रूफ हो गया क्या, इसी विधि से प्रूफ हो गया कि द्विघात समीकरण के देखिए x बराबर एगो अल्फा में आया एगो बीटा में आया। ठीक है, चूंकि व्यापक रूप है, व्यापक रूप में प्रत्येक स्थिति में वही ऐसा ही वैल्यू प्राप्त होगा, यानी कि द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं 2 हल होते हैं, एक -b प्लस √/b² माइनस 4ac 2a छूट रहा था। ठीक है, तो -b प्लस √/b² माइनस 4ac/2a और -b माइनस √/b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये हो गया। इसी मेथड से जो हल करेंगे, ये मेथड कहलाता है द्विघातीय सूत्र विधि। ठीक है, सॉरी द्विघातीय सूत्र विधि भी कहते हैं, लेकिन पहले बता दें इस जो पूरा प्रोसेस जो हम लोग हल किए, वो प्रोसेस करने का जो विधि हुआ वो हो गया हम लोगों का पूर्ण वर्ग विधि। और इसमें जो 2 को डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, तो यही फॉर्मूला कहलाता है द्विघातीय सूत्र। यानी कि दूसरा जो विधि हम आप लोगों को बताए थे द्विघातीय सूत्र विधि, तो जब द्विघातीय सूत्र से हल करने के लिए कहेगा तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही a b c का वैल्यू चुन लेंगे और इस पर हम लोग रख करके अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, वही हमको 2 निकल जाएगा, द्विघात से करके दोनों हल निकल जाएंगे। अगर कहता है पूर्ण वर्ग विधि से तो थोड़ा प्रोसेस लंबा है, इस हिसाब से आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आप लोगों को चर्चा करेंगे हम लोग कि द्विघात से एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व कर देंगे, द्विघातीय सूत्र से भी ऐसे भी, और उसके बाद एक बता देंगे हम विवेचक के बारे में, फिर द्विघात विवेचक के मूल के वास्तविक होने की शर्त, अवास्तविक होने की शर्त, समान होने की शर्त, असमान होने की शर्त, इसके विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आज मैं उस पर चर्चा करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग उतना कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों को सूचना दे देता हूँ कि 1 तारीख से मैं 11th क्लास के जो छात्र हैं जो घर पर बैठे हुए हैं, अभी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो समय बर्बाद ना करें, उनका लाइव क्लास हम लोग चलाने की योजना बना रहे हैं। अगर आप लोग को पसंद आएगा कि हाँ लाइव क्लास चलना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप लोग जो है सो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में या हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फ़ोन करके आप इस चीज़ का कहिए कि हाँ हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे। अगर आप लोग तैयार होते हैं कि हाँ पढ़ाई करेंगे हम लोग लाइव क्लास में, तो सुबह एक क्लास चलेगा 10 बजे से 11 बजे और फिर शाम में एक क्लास चलेगा 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक का। ठीक है, अगर आप लोग एग्री होंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, चले पढ़ेंगे हम लोग, तो मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा 1 तारीख से। ठीक है, साइंस और मैथ का क्लास स्टार्ट होगा। चलिए तब तक इसका अध्ययन आप लोग कीजिए, तब तक के लिए चलिए धन्यवाद।